हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग अपने सॉलिड वाले लेक्चर में लेक्चर 3 तक पढ़ चुके हैं और लेक्चर 3 में ठीक है ना, मैंने आपको एक डीपीपी दी थी, लिंक में था। तो बहुत सारे लोग सॉल्व किए होंगे, जो लोग सॉल्व किए होंगे बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं सॉल्व किए हैं वो लोग जरा ध्यान से देखिए। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था डीपीपी में, ठीक ना, फर्स्ट क्वेश्चन था, आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से। और क्वेश्चन ये था तुम्हारा कि नोबल गैसेस एंड मेटल, ठीक ना, नोबल गैसेस एंड मेटल crystalline with closed bag structure at the melting point of noble gases crystal are exceptionally low। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि जो भी तुम्हारे पास नोबल गैसेस है, पूरी लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, जो भी नोबल गैसेस है तुम्हारे पास, ठीक है ना, और जो तुम्हारे पास मेटल्स हैं, ठीक है ना, जो भी नोबल गैसेस है और जो तुम्हारे पास मेटल्स हैं। नोबल गैसेस भी सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइज करते हैं सॉलिड जैसा। क्वेश्चन यही है, नोबल गैसेस एंड मेटल क्रिस्टलाइज विद क्लोज्ड बैग स्ट्रक्चर। तो जो नोबल गैसेस है ये भी क्रिस्टलाइज होती है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्रिस्टलाइज एज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अच्छे से देखना ध्यान से, ये भी आपका क्रिस्टलाइज होता है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये वाला भी मेटल भी आपकी जो है ये भी होती है क्रिस्टलाइज एज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइज एज है ना क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रखा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट जो आपका मेटल का है वो तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा नोबल गैसेस का है वो कम क्यों होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो बताइए जरा क्यों ऐसा। तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, याद करिए पीरियोडिक टेबल, है ना। आप क्या पढ़ते थे, जो आपके नोबल गैसेस होते हैं उसमें कौन सी रेडियस होती है, वान डेर वाल रेडियस, ठीक है ना। तो यानी इसका जो क्रिस्टल बनेगा, वो जो पैक होगा क्लोज पैक, उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, वान डेर वाल फोर्स। वो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, वान डेर वाल फोर्स की वजह से। और जो मेटल क्रिस्टल बना रहा है ये किसकी वजह से बनेगा, बोलो मेटेलिक बॉन्ड की वजह से। तो अब आप बहुत अच्छे जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग, है ना। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो किसका ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ सॉलिड या बॉन्ड जो भी आप बोलिए। तो सबसे अच्छा जो सॉलिड है स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला वो है आयनिक, और आयनिक के बाद क्या है तुम्हारा, बोलो मेटेलिक, याद है ना। उसके बाद क्या है तुम्हारा, बोलो, ठीक है ना, कोवेलेंट। और उसके बाद क्या है तुम्हारा, वान डेर वाल, है ना। पिछली क्लास में शायद इसको मैंने बताया था, है ना, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कैसा होता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आपका जो, ठीक है ना, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, वान डेर वाल फोर्स होने की वजह से नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू जो आपका, ठीक है ना, सॉलिड है मेटल वाला, उससे क्या होता है, कम होता है। जबकि दोनों आपको देखो क्लोज पैक स्ट्रक्चर होती हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिनके सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, आयनिक, मेटेलिक, और फिर क्या होता है तुम्हारा, बोलो कोवेलेंट, ठीक ना, और फिर क्या होता है वान डेर वाल। अच्छे से याद रखे रहना, वान डेर वाल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो पहले लिखा था पहले भी, और चाहो तो फिर से इसको कॉपी कर लेना। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में था, for each of the following compounds predict which will have the higher melting point and why। तो पहला जो पेयर है वो है तुम्हारे पास, ठीक है ना, C6Cl6, एक ये है, और इसके साथ में जो पेयर है वो है तुम्हारा C6H6। तुमको ये बताना है कि इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों होगा। तो बताइए जरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं, सबसे पहले इसका नेचर देखा करो, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, नेचर ये क्या है तुम्हारा, C6H6, आपका Cl6 भी क्या होगा, नॉन पोलर, और C6H6 भी यानी बेंजीन, ये भी क्या होगी तुम्हारी, देखो नॉन पोलर। बस समझे। तो ये दोनों तो हो गए, चलो नॉन पोलर, नेचर देखो मैच कर गया। फिर देखेंगे क्या, अपना मॉलिक्यूलर वेट। फिर क्या देखेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट C6 है ना, और आपका जो
6 है, क्योंकि कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5, ये बड़ा होगा C6H6 से, इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे ज्यादा होगा। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है अगर आपका ठीक ना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रॉन्गर वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि वंडर वॉल फोर्स तुम्हें अच्छे से पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, या क्या होता है बोलो साइज, ठीक है ना, अच्छे से याद रखते रहना। तो मोर मॉलिक्यूलर फोर्स है, मोर मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए क्या होगा वंडर वॉल फोर्स इसमें क्या होगा ज्यादा होगा, वंडर वॉल फोर्स इसमें क्या होगा तुम्हारा हाई होगा। और अगर ये हाई है हेंस हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, हेंस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इसका C6 और तुम्हारा Cl6, ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा होगा C6H6 से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखो बी पॉइंट में देखो क्या दे रखा है, तो बी पॉइंट वाला जो इसमें बी पार्ट का क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है HF और HCl। बोलिए HF और HCl में किसका, तो आपने आंसर बता दिया होगा शायद HF का, क्योंकि HF में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ठीक ना HCl में पोलर कोवेलेंट है उससे ज्यादा ही होता है। तो बी का आंसर देखो ध्यान से, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो गया, HF का ज्यादा होगा किससे, HCl से। सेकंड क्वेश्चन हो गया ना, इसमें देखो अब रीजन वही है, HF में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी आप समझदार है। अगला था तुम्हारा ठीक है ना, वो था आपका KO2 और SiO2, ठीक है ना, एक क्या था तुम्हारे पास देखो KO2 और एक क्या था तुम्हारा SiO2, ये अच्छा क्वेश्चन है। KO2 और SiO2 में किसका ज्यादा होगा ये तुम्हें बताना है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, बोलो KO2 का ज्यादा होगा कि SiO2 का ज्यादा होगा, बोलिए। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा आयनिक रिंग, पता है SiO2 का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, इसको अच्छे से याद रखे रहना, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ SiO2 इज ग्रेटर देन KO2, ठीक है ना, इसका रीजन अच्छे से याद रखे रहना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको पूछोगे तो ज्यादातर बच्चे आपको KO2 बताएंगे, लेकिन आंसर क्या है इसमें SiO2, और इसका रीजन देखें ध्यान से क्या होता है, रीजन क्या होता है, इस रीजन ये है SiO2 है, ठीक ना, जो भी तुम्हारा SiO2 है, SiO2 है ठीक ना, लार्ज क्रिस्टलाइन नेटवर्क, ऐसे याद रखिए लार्ज क्रिस्टलाइन नेटवर्क, ये दिमाग में छापे रहिए आप, लार्ज क्रिस्टलाइन क्या होता है इसके पास नेटवर्क होता है, और इसी वजह से क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट SiO2 का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू KO2, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डी वाला केस देखते हैं, आपसे पूछ रखा है कि जो है डी वाले केस में जेनॉन है और आर्गन है ना, आर्गन है और तुम्हारे पास जेनॉन है, साइज किसकी बड़ी होगी जेनॉन की, वंडर वॉल फोर्स किसमें ज्यादा होगा जेनॉन में, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो गया जेनॉन का। रीजन भी आप बोल रहे हैं, रीजन क्या बोला मैंने वंडर वॉल फोर्स। तो आई होप ये प्रॉब्लम भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में जो प्रॉब्लम नंबर सी था ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ SiO2 ग्रेटर देन KO2 ड्यू टू ठीक ना एक्सटेंडेड या लार्ज क्रिस्टलाइन नेटवर्क, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 था है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 जिनका सॉल्व हो गया है बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है वो जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में था, क्वेश्चन नंबर 3 था क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर नेटवर्क और एमार्फस, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आंसर बोलना शुरू कर देता हूँ, आप अच्छे से देखते चले जाइए। सबसे पहला देखिए ध्यान से, सबसे फर्स्ट था तुम्हारा ए वाला, ठीक ना, और क्या था टेट्रा फॉस्फोरस, ठीक ना, डेका ऑक्साइड P4O10, टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड। अच्छा इसमें कुछ और करना था, देख लेता हूँ मैं एक बार। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क, कोवेलेंट, अच्छा यही सब आपको आइडेंटिफाई करना, और कौन कौन सा मार्कर्स है ये तुम्हें बताना है, ठीक है ना। तो चलिए अब एक एक चीज हम लोग देखते हैं। तो एक काम करते हैं, ठीक है ना, जो जो आपके बने हैं उसको पहले देख लिया जाए क्या क्या पूछ रखा है। तो देखो एक पूछ रखा है तुम्हारे पास कौन सा आयनिक सॉलिड होगा, जैसे बना लेते हैं टेबल। एक पूछ रखा है कि कौन कौन सा तुम्हारे पास मेटेलिक सॉलिड होगा, चलिए इसका भी टेबल बन गया। एक पूछ रखा है तुमसे कौन कौन सा नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड है, कौन कौन सा नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड है, चलिए इसका भी एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। और एक पूछ रखा आपसे कि कौन कौन सा तुम्हारे पास एमार्फस सॉलिड है, ये आपको बताना है, और आपको इसके पास ABCD करके दे रखा है, ठीक है ना। तो आयनिक, सबसे पहले आयनिक खोजो। तो आयनिक अगर देखेंगे ध्यान से, तो आयनिक आपको क्या दिख रहा है,
ठीक है ना। आयनिक दिख रहा है भाई अमोनियम फॉस्फेट, बात समझ में, अमोनियम फॉस्फेट एक दिख गया, और ये कौन सा है तुम्हारा, देखो डी, ठीक है ना। और कौन सा दिख रहा है आयनिक इसमें, देखो और दिख रहा है आपको लिथियम ब्रोमाइड, और लिथियम ब्रोमाइड किस नंबर पे है, देखो एच नंबर पे। बात क्लियर हो गया ना। तो चाहो मैं से लिख दे रहा हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक तो है अमोनियम फॉस्फेट, है ना, यानी देखो ये कंपाउंड ये है NH4, मान लो ऑर्डर में गलती हो तो आप उसको मैच कर लेना। NH3PO4 होल थ्राइस, है ना, NH4 होल थ्राइस PO4 हो गया, और जो दूसरा वाला आयनिक है वो है तुम्हारा लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हमें खोजना है मेटेलिक। तो मेटेलिक में अगर हम लोग खोजते हैं तो मेटेलिक में अगर देखिए ध्यान से, तो मेटेलिक में तो ब्रास सबसे पहला है ना, ब्रास दिख रहा है मेटेलिक में, ब्रास, मेटेलिक में ब्रास है, और देखो जरा ध्यान से, और रुबिडियम है देखो F नंबर पे, ठीक है ना, रुबिडियम है, और कुछ है क्या, और कुछ भी मेटेलिक में नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग नेटवर्क, मॉलिक्यूलर नेटवर्क या नेटवर्क कोवेलेंट जो भी बोलिए आप। तो ये देखो मॉलिक्यूलर नेटवर्क में है ये, तो मॉलिक्यूलर नेटवर्क के तो बहुत सारे दिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले अगर देखो ध्यान से, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है, सबसे पहले अपने को दिख रहा है मॉलिक्यूलर में, ठीक है, मॉलिक्यूलर नेटवर्क में जरा ध्यान से देखना। तो मॉलिक्यूलर नेटवर्क में सबसे पहले तो दिख रहा है अपने को कौन सा, बोलो, सबसे पहले दिख रहा है, ठीक है ना, एक देखेंगे अपने को ग्रेफाइट, ठीक है ना, कोवेलेंट नेटवर्क में ग्रेफाइट। तो ये देखो ध्यान से, ग्रेफाइट किस नंबर पे आ गया तुम्हारा, बी नंबर पे, ठीक है ना। अच्छा आपको अलग अलग पूछ रखा है, देखो आपसे पूछ रखा है मॉलिक्यूलर एंड नेटवर्क, तभी तो गड़बड़ हो रहा था, इसको अलग अलग लिखते हैं। क्या पूछ रखा है कि कौन कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है ना, ये पूछ रखा है, और कौन कौन सा कोवेलेंट है ये पूछ रखा है, और कौन कौन सा तुम्हारे पास, ठीक है ना, एमार्फस है ये पूछ रखा है ना, ये कौन कौन सा तुम्हारा एमार्फस है ये पूछ रखा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। तो कोवेलेंट में देखो, कोवेलेंट के साथ में, कोवेलेंट के साथ में यहाँ पहले लिखा है, ये लिखा है पहले नेटवर्क, ठीक है ना, और ब्रेकअप में लिखा है कोवेलेंट। अब हम लोग अच्छे से ये जो है आपका 5 टाइप के क्रिस्टल पूछ रखा था, तो 5 टाइप के सॉलिड हम लोग पहचानते हैं। तो अब देखना मॉलिक्यूलर सॉलिड में आओ, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है तुम्हारे पास, उसको सबसे पहले देखिए आप मॉलिक्यूलर सॉलिड में, ठीक है, सबसे पहले देखो आयोडीन दिख रहा है, चलो एक मिल गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या हो गया तुम्हारा, आयोडीन। फिर अगला दिख रहा है तुम्हारा देखो फॉस्फोरस P4, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या हो गया देखो P4, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए ध्यान से, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कौन सा दिख जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड ये देखो आपको दिख रहा है सिलिकॉन, ठीक है ना, तो सिलिकॉन भी मॉलिक्यूलर सॉलिड ही है। तो ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल। अगला हम लोग देखते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो एक तो तुरंत ही दिख रहा है ग्रेफाइट, चलो ग्रेफाइट पूरा नाम लिख दे रहा हूं मैं, ठीक ना, बाकी आप किस नंबर पे है उसको आप मैच कर लेना। तो ये हो गया तुम्हारा ग्रेफाइट, मॉलिक्यूल जो है कोवेलेंट सॉलिड में, एक तो हो गया ग्रेफाइट, और एक क्या हो गया तुम्हारा भाई वही फर्स्ट वाला टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड P4O10 टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, ठीक है ना। अब देखते हैं एमार्फस में, एमार्फस में सब जो है तो तुम्हें दिख रहा है क्या क्या, एमार्फस में दिख रहा है केवल कौन सा देखो प्लास्टिक, ठीक है ना। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसको मैंने सारे करेक्ट कर दिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो गया। अच्छा था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी पलटेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, सॉलिड स्टेट का जो एक्सरसाइज है, तो प्लीज उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। होमवर्क एनसीईआरटी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, अच्छे से प्लीज उसको खोज लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 4, DPP1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ध्यान से, इन सॉलिड स्टेट इंटर पार्टिकल फोर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, they may be following type: electrostatic, covalent, London diffusion forces, dipole interaction, hydrogen bonded. Select the major forces which operate in the following solid and write the choice, ठीक ना, in the answer box, ठीक है ना। एक आपको आंसर बॉक्स बनाना था और उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो जैसे देखिए सबसे पहले था, ठीक ना, सबसे पहले था बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो यहाँ बॉक्स ऐसे खाली था। फिर सेकंड नंबर पे था बॉक्स, वो था तुम्हारे पास NH4Cl, ठीक ना। फिर ऐसे था तुम्हारा तीसरे नंबर पे सोडियम नाइट्राइड, NaNO3 सोडियम नाइट्राइड। फिर 4 नंबर पे देखो ध्यान से कार्बन मोनोऑक्साइड।
5 नंबर पे देखो क्या है तुम्हारे पास आर्गन, ठीक ना। 6 नंबर पे देखो क्या है तुम्हारे पास टेफ्लॉन, 6 नंबर पे था टेफ्लॉन। 7 नंबर पे था तुम्हारे पास पॉलीथीन, पहले ही लिख दिया जाए और अभी सबका फोर्स हम लोग भर देते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे से। आंसर बॉक्स बने हुए जिसके सामने, ठीक है ना, सबके सामने आंसर बॉक्स है। 8वें नंबर पे था तुम्हारे पास, 8 नंबर पे था NO, है ना, इसका आंसर बॉक्स था। 9 नंबर पे था तुम्हारे पास CSCl3, है ना, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, आंसर बॉक्स। 10 नंबर पे है तुम्हारे पास CH4, इसका आंसर बॉक्स, ठीक है। 11 नंबर पे था तुम्हारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका आंसर बॉक्स है। और 12 नंबर पे देखो क्या है तुम्हारे पास, 12 नंबर पे है NH3, इसका आंसर बॉक्स है। और 13 नंबर पे देखिए आपके पास 13 नंबर पे है HCl और इसका आंसर बॉक्स है। और 14 नंबर पे है CaCl2, 14 नंबर पे है CaCl2, इसका आंसर बॉक्स है। अब सबका आंसर हम लोग करते हैं। तो अब देखो ध्यान से, इसको आंसर बॉक्स से हमें कैसे मैच करना है वो भी तुम्हें दे रखा था। तो यहाँ मैं लिख दूं आंसर बॉक्स कैसे कैसे हम लोग मैच करेंगे। तो यहाँ देखो, अगर ए भरना है हमें तब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ध्यान से देखना, ये हमें तब भरना है जब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। बी हमें तब भरना है, ये तुम्हें टेबल में दे रखा है, बी हमें तब भरना है जब ये कोवैलेंट फोर्स वाला सॉलिड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड वाला सॉलिड होगा। फिर सी हमें तब भरना है, ठीक है, जब ये तुम्हारा लंदन डिप्रेशन फोर्स होगा, लंदन डिप्रेशन फोर्स, ठीक है ना, लंदन डिप्रेशन फोर्स वाला सॉलिड होगा तो हमें ये भरना है, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है, सी नंबर पे, डी नंबर पे हमें भरना है, अगर डी कोई होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का अगर कोई सॉलिड होगा तो वो भरना है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। सबके फेज में मतलब क्या करना है, इंटर पार्टिकल फोर्स आपको खोज लेना है। और ई नंबर पे हमें भरना है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये था पूरा क्वेश्चन। अब हम लोग एक एक भरना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, हम लोग बोरॉन ट्राइक्लोराइड के लिए देखते हैं। तो बोरॉन देखो ध्यान से, बोरॉन है। अब बोरॉन के साथ में बोरॉन का एटॉमिक नंबर देखो अगर कितना हो गया 5, तो 2 कॉमा क्या हो गया 3। तो बोरॉन के पास देखेंगे तो 3 फ्लोरीन एटम हो गए। और बोरॉन अच्छे से अगर देखो ध्यान से 1s2 2s2 है ना, और क्या हो गया 2p1। तो बोरॉन में देखो वैकेंट p ऑर्बिटल है, जिसको 2p का अगर बना दो तो 2px 2py 2pz, x में तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन आप देखो ये दोनों पूरा खाली ही है। तो बोरॉन में वैकेंट p ऑर्बिटल है, और वैकेंट p ऑर्बिटल वाला अगर सेंट्रल एटम पे है तो उसके फॉर्मेशन के जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, लंदन फोर्स, ठीक है, लंदन डिफ्यूजन फोर्स। यानी बोरॉन ट्राइक्लोराइड में क्या भर देंगे हम लोग, सी। बात सुन में आई। चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड है तुम्हारे पास अमोनियम क्लोराइड, तो ये तो आसान है। सेकंड है तुम्हारे अमोनियम क्लोराइड NH4+Cl-, इसके रिस्पॉन्सिबल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद सोडियम नाइट्राइड, एक बार मैं आंसर लिख देता हूँ और आप मैच कर लीजिए, कुछ गलत होगा तो एक्सप्लेन करूंगा, उसी में सीख लीजिएगा। तो NaNO3 है तुम्हारा, NaNO3 का आंसर हो जाएगा, ये भी तुम्हारा आयनिक ही है, ठीक ना। कार्बन मोनोऑक्साइड 4 का हो जाएगा C, ठीक ना। D का हो जाएगा 5 का हो जाएगा तुम्हारा, 5 का भी हो जाएगा C, है ना। और 6 नंबर में हो जाएगा C, ये इसमें 2 आंसर आएंगे, C हो जाएगा मेजर, ठीक है ना। और D भी होगा लेकिन D जो है वो नेग्लिजिबल रहेगा, D होगा नेग्लिजिबल, ठीक है ना। अच्छे से इसको नोट करके लेना। फिर देखो, फिर इसके बाद है तुम्हारा 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे C, 7 नंबर पे C लंदन फोर्स, ठीक है, पॉलीथीन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद है NO, तो 8वें नंबर पे है तुम्हारे पास, तो 8वें का हो गया तुम्हारा C, ठीक है ना। 9वें का हो गया तुम्हारा C और D, C मेजर है, C तुम्हारा मेजर है और ये तुम्हारा माइनर हो जाएगा, अभी देख लेते हैं। और 10 का हो जाएगा C, 11 का हो जाएगा C, 11 का हो जाएगा C, ठीक है ना। और जो है 11 का C और E, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। 11 का C और E हो जाएगा तुम्हारे पास मेजर, में तुरंत बताता हूं कैसे, ठीक है ना। 11 का C और E हो गया। और 12 का हो जाएगा तुम्हारा, 12 का भी C और E हो जाएगा, 12 का भी C और E हो जाएगा, ठीक है ना। 12 का C और E हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, ठीक ना, इसमें मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50% ही रहता है।
और इसके बाद 13 नंबर पे है, 13 नंबर पे सी और डी हो जाएगा, ठीक है ना, और 14 नंबर पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका इसका आंसर। अब अगर कोई आपका मैच ना हो तो एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनते रहिए, मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्स वाले, ठीक है ना। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स कैसे हम लोग पहचानते हैं? तो पहली चीज क्या है कि मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, चाहे वैकेंट ऑर्बिटल वाला हो और चाहे लोन पेयर वाला हो। तो उस केस में देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल वाला है और अमोनिया के ऊपर देखो ध्यान से लोन पेयर है, ठीक है ना। यहाँ देखो फ्लोर सेंट्रल एटम के ऊपर होना चाहिए लोन पेयर, सेंट्रल एटम पे भी देखो लोन पेयर है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, फिर तुम्हारे पास है CH4, है ना, ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी क्या रहता है तुम्हारा, ठीक ना, वंडरवॉल फोर्स ही रहता है। तो ये यहाँ पे देखना ध्यान से, नॉन पोलर यानी वंडर तुम्हारा लंदन फोर्स या वंडरवॉल फोर्स जो भी एक टाइप होता है, तो हम लोग सब मैच करते हैं। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड के लिए C, अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी देखो ध्यान से नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, लंदन फोर्स हो गया। आर्गन आप अच्छे जानते हैं, वंडरवॉल फोर्स यानी लंदन फोर्स से जुड़ते हैं। टेफ्लॉन, अब टेफ्लॉन देखो एक पॉलीमर होता है, पॉलीमर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो टेफ्लॉन में मतलब मेजर क्या होता है, लंदन फोर्स, और डी भी इसमें लगता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। पॉलीथीन आपका लंदन फोर्स यानी वंडरवॉल फोर्स का कंपाउंड होता है, अच्छे दिमाग में ये सब छापते रहिएगा। फिर अगला देखते हैं NO, तो ये भी लंदन फोर्स क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी बचेगा, आप अच्छे समझदार हैं। ये देखिए ध्यान से, पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें भी लंदन फोर्स भी लगेगा, डाइपोल डाइपोल भी लगेगा, लेकिन मेजर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, मेजर कौन सा हो जाएगा, लंदन फोर्स। CH4 देखो लंदन फोर्स वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखो लंदन फोर्स भी लगेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड लंदन फोर्स को क्या करता है, डोमिनेट कर देता है। यहाँ देखेंगे अमोनिया, अमोनिया में तुम्हारा लंदन फोर्स भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, लंदन फोर्स को डोमिनेट कर देगा। ये देखो लंदन फोर्स भी है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है। तो जो लंदन फोर्स है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को, ठीक ना, जो है जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो क्या करेगा, लंदन फोर्स को डोमिनेट कर देगा, मतलब 20 में ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और कैल्शियम क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन यानी इसमें कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आई होप आपको DPP1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद एक होमवर्क मैंने और दिया था और वो होमवर्क था तुम्हारा, ठीक है ना, आपका ब्रैग्स इक्वेशन पे बेस्ड। तो देखो जो दूसरा वाला होमवर्क मैंने दिया था ब्रैग्स इक्वेशन पे, उसमें ये था मोनोक्रोमेटिक लाइट तुम्हें दे रखी। मोनोक्रोमेटिक समझते होंगे ना, मतलब जिसमें एक टाइप का ही वेवलेंथ वाला हो, ठीक है ना। तो वो तुम्हें दे रखा था कि हमने एक्सरे लिया है और एक्सरे में जो हम यूज कर रहे हैं उसमें वेवलेंथ उसकी है 10.4 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है और तुम्हें दे रखा है कि क्रिस्टल में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी थीटा दे रखा है वो है तुम्हारे पास 25.5 डिग्री, ठीक है ना। और फर्स्ट पार्ट में पूछ रखा था आपसे एज्यूमिंग दैट, ठीक है ना, आपको बताना था फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, व्हाट इज द डिस्टेंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है और डिस्टेंस में बताना है, ये इसका आंसर, इसका मैच करेगा, बहुत अच्छी बात है। तो देखो क्या होता है, n लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 2d sin थीटा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो n की वैल्यू क्या होगी 1, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी देखो 10.4, ठीक है ना। 2 तो 2 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं, d अपने को बताना है, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो साइन थीटा कितना रख देंगे हम लोग 25.5 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये वैल्यू आपको कहीं ना कहीं टेबल में दी रहेगी और वहीं से हम लोग रख के फिर डी को सॉल्व कर लेना तो डी की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये अच्छे से दिमाग में आप रख के रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं हम लोग, आपसे पूछ रखा है सेकेंड वाला जो है एट व्हाट एंगल, ठीक ना, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन अगर हो जाए तो एंगल बताइए क्या होगा। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर देखो 2 इंटू लैम्डा कितना है 10.4, अब इधर देखो क्या हो गया 2 इंटू डी। अब डी क्या यूज करेंगे, यही वाला जो डी है इसी को यूज कर लीजिए। तो डी कितना आ गया देखो 12.1 एंगस्ट्रॉम और हमें यही साइन थीटा बताना है, तो साइन थीटा यहाँ से सॉल्व कर लेना, तो साइन थीटा की वैल्यू देखो ये आ जाएगी। अब आपको अगर यहाँ से निकालना है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 59.3, तो ये वैल्यू भी आपको कहीं ना कहीं टेबल में दिया रहेगा और पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप ये होमवर्क और ये डीपीपी दोनों बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगला टॉपिक हम लोग इसके बाद शुरू करते हैं।
ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, सॉलिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, तभी हमें चीजें समझ में आएंगी। जैसे एक डेफिनेशन है, ठीक है, लैटिस पॉइंट, ठीक ना। तो लैटिस पॉइंट क्या होता है ये हमें अच्छे से समझना है। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा बोर्ड आपका एक स्पेस है, ठीक है ना। तो लैटिस पॉइंट क्या होते हैं कि आप क्या करिए, ये देखो ध्यान से, लैटिस पॉइंट होते क्या, ध्यान से देखो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका जो सॉलिड वाला क्रिस्टल है, मान लो ये पूरा सॉलिड वाला क्रिस्टल है, इसमें मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे आपका जो पार्टिकल है इसके, है ना, पार्टिकल मतलब वही एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जो है पॉइंट बनाते हैं। इन्हीं पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। मतलब जो भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन, ठीक है ना, जो रहते हैं स्पेस में, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। अच्छे से याद रख के रहना। तो ये तो हो गया तुम्हारे लैटिस पॉइंट, सब कुछ इसी में डेफिनेशन समझना, ठीक ना। और आपको पीडीएफ में लिंक जाएगा तो आप प्लीज वहां से कॉपी कर लेना। फिर देखो स्पेस लैटिस क्या होती है, तो रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। ये देखो हमने क्या किया, 3D अरेंजमेंट कर दिया पॉइंट का। तो इसी अरेंजमेंट रेगुलर होना चाहिए, मतलब जो है एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ये मैं छोटे बड़े डिस्टेंस पे भले दिखाऊं, ठीक ना। अगर आप क्या करिए कि पॉइंट जो थे ना, ठीक ना, अब ये तुम्हारा देखो लैटिस पॉइंट हो गया, स्पेस में एक पॉइंट जो कि एटम, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। अब क्या करना है, लैटिस पॉइंट को रेगुलर अरेंजमेंट कर देना है 3D में। तो ये देखो रेगुलर अरेंजमेंट में कर दे रहा हूँ, इक्वल डिस्टेंसेस पे ये पॉइंट है, ठीक ना। अच्छे से याद रखे रहना, मतलब ये इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट है। थोड़ा बड़ा यहाँ पे छोटा बड़ा दिख रहे आपको, तो उससे ये नहीं है कि छोटे बड़े हैं, सबका डिस्टेंस सेम है ना। रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस आर नोन एज स्पेस लैटिस, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। अब देखो ध्यान से, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो व्हेन ऑल पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस रिप्लेस्ड बाय एटम। तो मतलब ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, इसको क्या करें हम लोग, इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, चाहे एटम से, चाहे आयन से, चाहे मॉलिक्यूल से। तो जो कुछ मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। जैसे देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो मैं बात करूं NaCl क्रिस्टल की, किसकी बात करूं मैं, NaCl क्रिस्टल का। तो NaCl क्रिस्टल को जब हम लोग स्पेस लैटिस बनाते हैं ना, तो ये NaCl क्रिस्टल का अरेंजमेंट ऐसा मिलता है हमें, ठीक है ना। ये देखो क्यूबिकल होता है NaCl का क्रिस्टल, अभी तुम्हें दिखाता भी हूं मैं, ये NaCl का क्रिस्टल है। और इसमें क्या है कि जो कॉर्नर है, ठीक ना, जो कॉर्नर है यहाँ पे तुम्हारा एनायन है, जो तुम्हारा कॉर्नर है यहाँ पे क्लोरीन माइनस है, जो तुम्हारा कॉर्नर है यहाँ पे क्या है, क्लोरीन माइनस है, जो तुम्हारा कॉर्नर है यहाँ पे है क्लोरीन माइनस। तो क्लोरीन माइनस क्या होता है, ऐसे सारे कॉर्नर पे जो क्लोरीन माइनस है इस पे रहते हैं, अच्छे से याद रखते रहना। देखो सारे कॉर्नर पे क्लोरीन माइनस, सारे कॉर्नर पे क्लोरीन माइनस। और जो Na+ होता है, ऐसे ही इसके सेंटर में क्या होता है, ये इम्बेडेड होता है। तो अच्छे से याद आ गया होगा। तो ये है तुम्हारा क्रिस्टल लैटिस, ये क्या है तुम्हारा NaCl का क्रिस्टल लैटिस। आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। स्पेस में एटम, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लैटिस पॉइंट। स्पेस लैटिस क्या होती है, लैटिस पॉइंट का रेगुलर 3D अरेंजमेंट क्या होता है, बोलो 3D अरेंजमेंट स्पेस लैटिस कहलाता है। और स्पेस लैटिस के जो पॉइंट हैं, अगर आप उसको एटम, आयन, मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दीजिए तो क्या बन जाता है, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखो ये है आपका NaCl का क्रिस्टल, बस में ये मान लो ये NaCl का क्रिस्टल, देखो क्यूब जैसा मैंने बनाया है, हर कॉर्नर पे क्लोरीन है, हर कॉर्नर पे क्लोरीन, और बीच में इसके सेंटर पे Na+ है। तो यही क्या है, NaCl का क्रिस्टल है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना। तो ये स्पेस लैटिस क्या है, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास NaCl, मान लो कि जो है हमारे पास NaCl जो है बहुत बड़ा एक मॉल, जो हमने मान लो 15 किलो NaCl ले लिया, ऐसे समझ लो। तो NaCl जो 15 kg है, अगर उसको आप नहीं रखेंगे तो उसका एक मतलब ऐसे देखिए क्या होगा, उसका 3D अरेंजमेंट हमें मिलना चाहिए। तो NaCl के जो Na+ आयन है और जो Cl- है, अगर उनका 3D अरेंजमेंट हम लोग कर दें तो जो कुछ मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस में, ठीक है ना, क्या करना है, अगर स्पेस लैटिस में जो पॉइंट है उसको एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन से, ये एटम, आयन, मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दीजिए, तो
जो कुछ मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अब देखना ध्यान से, जो क्रिस्टल लैटिस होती है ये हम लोग 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ठीक ना। क्रिस्टल लैटिस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, इसको भी यही लिख दिया जाए, फिर मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना। तो क्रिस्टल लैटिस आर क्लासिफाइड इनटू जो है 3 कैटेगरी, यहाँ लिख दिया जाए क्रिस्टल लैटिस आर क्लासिफाइड, क्रिस्टल लैटिस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। क्रिस्टल लैटिस ये जो भी है आपका आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, इसको हम लोग, ठीक ना, 3 कैटेगरी में हम लोग इसको जो है डिवाइड करते हैं। तो अच्छे से याद रखे रहना कि कौन कौन सी क्रिस्टल लैटिस आपकी होती है। तो A 1 2 और 3, तो एक होता है एटॉमिक क्रिस्टल लैटिस, क्या होता है, एटॉमिक क्रिस्टल लैटिस, अच्छे से याद रखे रहना। और अभी इसका अभी जिक्र होगा क्या क्या आंसर ये तुम्हारे। एक होता है तुम्हारा एटॉमिक क्रिस्टल लैटिस, मतलब क्या हुआ, जब आप पॉइंट को किससे रिप्लेस करेंगे, एटम से, तो एटॉमिक क्रिस्टल लैटिस। और जब आप आयन से रिप्लेस करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, आयनिक क्रिस्टल लैटिस। और जब मॉलिक्यूल से रिप्लेस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल लैटिस। तो ये क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट और स्पेस लैटिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हेलो एवरीवन, तो देखिए हम लोग जो है 4th डेफिनेशन सीखते हैं। हमने देखो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में आपको लैटिस पॉइंट क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, ये सब हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल समझने के लिए सबसे बढ़िया जो एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे कि ये आपकी पूरी बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग हो, तो इस पूरे बिल्डिंग के बनने में आप देखो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, बोलो आप, एक ब्रिक है, ठीक है ना। और उसी ब्रिक को रिपीट करते करते जोड़ दिया गया, पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई। तो ऐसे जो सॉलिड्स के क्रिस्टल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि सबका बिल्डिंग, मतलब ऐसे समझिए सारे सॉलिड का जो है क्रिस्टल ऐसे बनता है एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट से, और उसी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई देखिए, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल विच ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन जनरेट अ होल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल, ठीक है ना। अब देखो यूनिट सेल, जो भी यूनिट सेल होता है उसके पास सेम प्रॉपर्टी होती है इंटायर क्रिस्टल की। जो भी यूनिट सेल है, चाहे जिस भी सॉलिड का क्रिस्टल हो, जो भी यूनिट सेल होगा उस यूनिट सेल के बाद पास जो है उस सॉलिड का पूरा प्रॉपर्टी रहता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए अगर दिखाऊं, ठीक है ना, तो ये जैसे मान लो कि ये आपका एक ब्रिक है ना, मुझे क्या करना है, ब्रिक मान लो ऐसा है। अब हम क्या करें, इसी ब्रिक को रिपीट कर करके अगेन एंड अगेन बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस हम लोग बना सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो मतलब आप समझो, अब यूनिट सेल अगर मैं बोलूं आपको, तो यूनिट सेल मतलब यही क्यूब आप समझना, ठीक है ना। क्योंकि आप मतलब जो भी अपने सिलेबस में है तो 95% तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर से ही है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है क्यूबिकल वो बहुत स्टेबल हुई होती है, आगे हम लोग देखेंगे। और बाकी 5% हेक्सागोनल, बस ये दो आपने 95% क्यूबिकल और 5% में हेक्सागोनल रहती है। तो क्यूबिकल ही आपको यूनिट सेल के बारे में देखना है, क्लियर हो गया होगा। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन, लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन, स्पेस लैटिस की डेफिनेशन, ठीक है ना, और क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो यूनिट सेल होती है ना, यूनिट सेल 2 टाइप की होती है, ठीक ना। तो अगला हम लोग लिखते हैं, इसी के बाद ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे, यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, देखो अपने पास जैसे यूनिट सेल 4th नंबर में उसी में स्टार्ट बना के लिखते हैं, यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। हम लोग क्या करते हैं, यूनिट सेल को, ठीक है, क्लासिफाइड, यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। इसको हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक ना। एक होता है, पॉइंट लेकर के लिखता हूं मैं, प्रिमिटिव। एक होता है तुम्हारा प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। और दूसरा होता है सेकंड तुम्हारा, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। तो इसको भी देखेंगे हम लोग क्या होती है ये चीजें, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक होता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अच्छे से ध्यान से ये सब चीजें आप खूब दिमाग में बैठाते रहिए। अब देखिए जो नॉन प्रिमिटिव सेल होता है, ठीक है ना, अब प्रिमिटिव सेल क्या होती है और नॉन प्रिमिटिव सेल क्या होती है, पहले ये देख लिया जाए। तो जो आपका प्रिमिटिव सेल होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। इसमें पहले वही एग्जांपल से आपको इस बॉक्स से समझाता हूं मैं। जैसे मान लो ये आपका एक यूनिट सेल है, ठीक है ना।
अब क्या हो कि जो लैटिस पॉइंट है यानी जो एटम मॉलिक्यूल और आपके आयन है वो केवल अगर कॉर्नर पे रहते हैं तो ऐसी यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक ना, व्हेन एटम प्लेस्ड एट द कॉर्नर। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, ऐसे मैं लिख देता हूं, देखना ध्यान से, लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर, मतलब समझ गए होंगे। लैटिस पॉइंट क्या हो सकता है, एटम मॉलिक्यूल आयन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, कि जो है लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर, यानी सारे एटम मॉलिक्यूल कहाँ रहते हैं, केवल और केवल कॉर्नर पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, प्रिमिटिव यूनिट जो है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल करके सिखाऊं तो बहुत अच्छे समझिएगा। जैसे मान लो ये अपना क्यूबिकल यूनिट सेल है, ठीक है ना। अब ये देखो सारी साइड इसमें इक्वल है, कुछ छोटे बड़े अगर आपको दिख रहे हैं तो आप उसको सब इक्वल मानिएगा। ये मान लो अपना एक क्यूबिकल यूनिट सेल है, मुझे क्या देखना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। तो ये मैंने मान लिया आपका यूनिट सेल है क्यूबिकल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो आपकी लैटिस पॉइंट होती है, यानी जो एटम है ना, आयन मॉलिक्यूल होते हैं, वो प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ओनली एट कॉर्नर। अच्छे से याद रखे रहना, लैटिस पॉइंट कहाँ रहता है, ओनली, ठीक ना, मतलब लैटिस पॉइंट ओनली एट कॉर्नर। अच्छे से दिमाग में ये छप गया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगला हम लोग भी करके यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, और हम लोग क्या लिखे थे याद करिए, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, इसको हम लोग 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है ना, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल 3 टाइप की होती है, ध्यान से देखते रहना क्या क्या होती है। एक होता है तुम्हारा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, एक को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दिमाग में सब छपना चाहिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलेंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखना बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि जो तुम्हारा लैटिस पॉइंट है, वो लैटिस पॉइंट में क्या कहाँ है, इसका जरा ध्यान से देखो। तो BCC में क्या होता है कि लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे भी रहते हैं, और क्या होता है, अब बॉडी सेंटर, तो इस पूरे बॉडी का एक सेंटर होगा। तो लैटिस पॉइंट कहाँ होता है, एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं कि लैटिस पॉइंट कहाँ होता है, लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर, और प्लस कहाँ होता है, देखो बॉडी सेंटर। तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, BCC यूनिट सेल। तो मैं थोड़ा इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखा दूं तो आप और अच्छे समझ जाएंगे। ये है आपका मान लो यूनिट सेल, ठीक है ना, ये है आपका यूनिट सेल, सारी साइड सेम है, छोटे बड़े लिखे तो सॉरी, आप इसको इक्वल स्केल से बनाएंगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है ना, तो ये देखो आपका मैंने बना दिया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोला मैंने, लैटिस पॉइंट कहाँ रहता है, कॉर्नर पे रहता है। तो चलो लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे पहले बैठाते हैं, लैटिस पॉइंट देखो कॉर्नर पे रहता है, ठीक ना, और कहाँ रहता है, बॉडी सेंटर पे। तो लैटिस पॉइंट देखो यहाँ मैंने बता दिया, क्लियर हो गया ना। तो नॉन प्रिमिटिव में फर्स्ट क्या हो गया तुम्हारा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है ना, नॉन प्रिमिटिव का जो सेकेंड वाला है उसको देखा जाए, नॉन प्रिमिटिव का जो सेकेंड है वो है तुम्हारा फेस सेंटर्ड। ध्यान से देखते रहना, सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं नॉन प्रिमिटिव का, और वो है तुम्हारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या नाम है इसका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दिमाग में इसको रख के रहिए आप। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल देखो क्या होती है ना। अब इसमें देखो फेस सेंटर्ड नाम ही है यार ना, तो फेस में क्या हो गया, फेस का सेंटर होगा देखो हर फेस का। जैसे ये देखो, अब मैं बात करूं तो कोन की बात करूं तो 6 फेसेस हैं, तो क्या होगा, लैटिस पॉइंट कहाँ हो, कॉर्नर, और कहाँ होना चाहिए, फेस सेंटर पे। ठीक है ना, तो इसमें क्या है तुम्हारा, देखना ध्यान से, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर, लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर, और प्लस कहाँ होते हैं तुम्हारे लैटिस पॉइंट, बोलो फेस सेंटर पे। ठीक है ना, तो इसको दिमाग में रखे रहना, इसको बोलते हैं FCC। इसको हम लोग क्या बोलेंगे शॉर्ट में, FCC यूनिट सेल। दिमाग में इसको रखे रहिएगा। तो आप देखेंगे ये है आपका यूनिट सेल, ठीक है ना, ध्यान से देखो, सब इक्वल साइज के हैं ये, आप अच्छे से इसको दिमाग में बैठा के रखिए। अब देखना हमने यहाँ यूनिट सेल बनाया, अब इसको जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कि लैटिस पॉइंट कहाँ है। तो मैंने क्या बोला कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कहाँ रखने हैं आपको, ठीक ना, कहाँ रखना है बोलो, कॉर्नर पे। तो पहले कॉर्नर पे रख दिया जाए, ठीक ना, ये देखो कॉर्नर पे रख दिया। फिर कहाँ रखेंगे हम लोग, देखो फेस सेंटर पे। तो देखो 6 फेसेस हैं इसमें क्यूब में, तो मान लो ऐसे इसको सामने से रखो,
अब मान लेते हैं कि जो इस साइड का फेस है, इसका फेस सेंटर यहाँ पे है, उसको मान लो हमने देखो यहाँ इसके फेस सेंटर से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर देखो जो ऊपर वाला है उसका फेस सेंटर यहाँ पे है, उसको हम लोग मान लो यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर देखो ध्यान से, ठीक ना, एक फेस सेंटर देखो जो इस वाले साइड का है, इस वाले फेस का, इसका फेस सेंटर यहाँ है, उसको हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर देखो एक नीचे फेस सेंटर है, ठीक है ना, तो नीचे वाले फेस का फेस सेंटर मान लो ये है। अब देखना ध्यान से, एक साइड तो एक फेस तो तुम्हें देखो फ्रंट पे दिख रहा है और एक फेस तुम्हें देखो बैक दिख रहा है, तो बैक वाला तो दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखना दो फेस सेंटर ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। एक को लिख साथ लिखता हूँ फ्रंट वाला और एक कौन सा है तुम्हारा बैक वाला। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 6 फेसेस होती हैं और 6 फेस सेंटर होते हैं, यानी लैटिस पॉइंट कहाँ हो गए तुम्हारे फेस सेंटर पे और कहाँ हो गए तुम्हारे बोलो, ठीक है ना, कहाँ हो गए कॉर्नर पे। तो ऐसे लैटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिमाग में आ गया होगा, इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट है ना, फेस सेंटर्ड ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर हो गया ना। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो थर्ड नॉन प्रिमिटिव वाला हम लोग देखते हैं और उसका नाम है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसकी कहानी ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं और वो है तुम्हारा, ठीक है ना, इंड सेंटर, मतलब इंड सेंटर जो है आपका यूनिट सेल। अच्छे से देखना, इंड सेंटर्ड, ठीक ना, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ईसी। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ईसीसी। अच्छे से याद रखे रहना, यानी इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो भी आप ऐसे बोल दीजिए, ठीक है ना। तो अब देखना इंड सेंटर, अब इंड सेंटर होता क्या पहले ये पता चल जाए। तो लैटिस पॉइंट इसमें कहाँ होते हैं, अच्छे से याद रखे रहना। इसमें क्या होता है कि लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर, लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर प्लस, ठीक ना, प्लस कहाँ रहेगा तुम्हारा, देखो इंड सेंटर पे, लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर और कहाँ होते हैं इंड सेंटर पे। अब ये इंड सेंटर क्या होता है इसको देख लिया जाए। तो ये क्या होता है इंड सेंटर, आप कोई भी दो अपोजिट फेस ले लो, ठीक ना, कोई भी दो अपोजिट फेस ले लो और उसी के सेंटर को हम लोग जोड़ देते हैं, उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोल, मतलब जो भी दो फेस सेंटर है उसके इंड को जोड़ दीजिए और उसके बीच में जो रखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड सेंटर। तो इंड सेंटर क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एनी टू अपोजिट फेसेस, ठीक है ना, एनी टू अपोजिट फेसेस, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर्ड, है ना, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर्ड, इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। तो इसका भी डायग्राम बना के जो है आपको दिखा दूंगा। देखो इंड सेंटर उतना अपने सिलेबस में है नहीं अपने को, ठीक ना। सिंपल क्यूबिक सेल जिसको प्रिमिटिव बोल लेते हैं, जो प्रिमिटिव था उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फिर नॉन प्रिमिटिव में बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका डायग्राम एकदम 3D बनेगा तो उतना अच्छा बन नहीं पाएगा, तो आपको नोट्स में बना हुआ मिलेगा, आप उसको जरा वहां से कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को अगर मुझे जो है कैटेगराइज करना है तो क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर है, इसका डिस्कशन हमें करना है। तो अब देखो ध्यान से, यूनिट सेल को कैटेगराइज करने के लिए 3 बेसिक पैरामीटर है, स्टीरियोग्राफिक एक्सिस, इंटरफेसियल एंगल और प्रिमिटिव्स, ठीक है ना। तो आप इसको डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अच्छे से समझ जाइए, ठीक है ना। तो जैसे देखो थोड़ा सा मैं क्यूब को बड़ा बनाता हूँ क्योंकि इसी से सब आपको समझना है। ये मान लो, ठीक है ना, ये आपका क्यूबिकल यूनिट सेल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला भी सारी स्टडी क्यूबिकल यूनिट सेल के लिए करनी है, तो हम लोग जरा ये क्यूबिकल यूनिट सेल बनाते हैं। ये है क्यूबिकल यूनिट सेल, ये है क्यूबिकल यूनिट सेल, ये है क्यूबिकल यूनिट सेल, ठीक है ना। ये देखेंगे आपका ये है क्यूबिकल यूनिट सेल, ठीक है। आप देखना ध्यान से, एक एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिए और ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसी जो आज का ये जो है एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बार बार इसी को, इसी चीज से ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखिए स्टीरियोग्राफिक एक्सिस क्या होती है। तो जैसे देखो एक प्लेन ये है और एक प्लेन देखो ये वाला है, दोनों प्लेन एक दूसरे के देखो पैरेलल है, मतलब यही चीज हम लोग बोलेंगे। जैसे ध्यान से देखते रहिए, एक प्लेन ये ऐसे इसको यहाँ अगर रख दूं मैं तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे मैं रख दूं तो देखो क्या है कि एक प्लेन सामने है, एक प्लेन पीछे
नीचे है, एक प्लेन अपवर्ड है, एक प्लेन देखो डाउनवर्ड है, एक प्लेन राइट में है, एक प्लेन कहाँ पे है, लेफ्ट में है, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा स्टीरियोग्राफिक एक्सिस होता है वो क्या होता है, तो दीज आर द लाइन, मतलब स्टीरियोग्राफिक एक्सिस क्या होती है, लाइंस होती हैं, जो कि हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जो भी आपके इंटरसेक्शन लाइन है, जैसे ये देखो लाइन है ना, यहाँ कट किया, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये इंटरसेक्शन लाइन है, कट किया, इसके पैरेलल देखो ड्रॉ कर दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है स्टीरियोग्राफिक एक्सिस। अब देखना इंटरफेसियल एंगल की हम लोग बात करते हैं, तो इंटरफेसियल एंगल यहाँ से देखो, जहां पे आपके ये प्लेन कट करते हैं, यहाँ जो भी एंगल आएगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये सब कट कर रहे हैं, तो यहाँ जो भी एंगल आ रहा है इसके बीच में, या देखो जो भी एंगल इधर आपको जो भी एंगल नजर आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेसियल एंगल। या आप यहाँ देखो टॉप पे, यहाँ पे, तो यहाँ देखो ध्यान से कॉर्नर पे देखेंगे तो एक एंगल देखो ये है, और एक एंगल देखो ये है, और एक एंगल देखो यहाँ टॉप पे बन रहा है, क्लियर हो गया होगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेसियल एंगल, ठीक ना। और प्रिमिटिव क्या होती है, आप थ्री साइड ऑफ यूनिट सेल, मतलब जो भी आपके साइड्स हैं जो है यूनिट सेल की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो भी तीन साइड, थ्री साइड्स ऑफ यूनिट सेल आर कॉल्ड प्रिमिटिव और कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, इस बेसिस पे हम लोग अगर इसको आपको सब कुछ दिखा दें, तो स्टीरियोग्राफिक एक्सिस देखिए, मान लो तुम्हारा एक्स है, ये वाला मान लो, ये एक्स इधर मान लेता हूँ, नहीं आपको लगेगा सर एक्स यहाँ क्यों, कहीं मानो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक ना। ये देखो ध्यान से, इधर मान लो तुम्हारा जेड है, तो इधर एक्स, इधर वाई, और इधर हो गया जेड, ठीक है ना। अब देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट हो रहा है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको मान लेता हूँ मैं ए। फिर देखना ध्यान से, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूँ मैं बी, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ मैं सी, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, इसके ये तो हो गए भाई इंटरसेप्ट, यानी ये एज लेंथ हो गई, ऐसे देखो तो ये क्या हो गया, एज लेंथ हो गया, ठीक है ना। फिर अगला हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे देखना, ठीक है ना, एंगल देखो ध्यान से, तो ए के सामने का एंगल इसको मान लेता हूं मैं अल्फा, बी के सामने का एंगल इसको मान लेता हूं मैं बीटा, और सी के सामने के एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, गामा, ठीक है ना। तो ये है आपका क्यूबिक। अब इसमें सब कुछ मैं रिप्रेजेंट करके तुम्हें दिखा दूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। और ये जो आपका है, ये मान लो आपका ओरिजिन है, ठीक है ना। तो जो स्टीरियोग्राफिक एक्सिस है, स्टीरियोग्राफिक एक्सिस कौन सी है, देखो ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, इसको क्या बोलेंगे, स्टीरियोग्राफिक एक्सिस, है ना। इंटरफेसियल एंगल कौन सा हो जाएगा, देखो अल्फा, बीटा और क्या हो जाएगा, गामा, ठीक है ना, बात समझ में। और प्रिमिटिव क्या हो जाएंगे, थ्री प्रिमिटिव आपको पता, तीन साइड वाला, तो ए, बी और सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, ठीक है ना। तो ये है आपका यूनिट सेल को कैटेगराइज करने के पैरामीटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रेविस लैटिस। अब देखो ये जो क्रिस्टल जो है लैटिस हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि उसको कैटेगराइज करते हैं। तो ये साइंटिस्ट है ब्रेविस, तो इसने क्या किया कि जो है ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन के बेसिस पे इसने बोला कि 3D में, ठीक है ना, ये देखो ध्यान से, कंसीडरेशन दैट कैन बी 14 डिफरेंट वेज, मतलब टोटल 14 तरीके हैं कि आप 3D स्पेस में पॉइंट को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, ब्रेविस शोड फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन दैट देयर आर, ठीक है, ओनली 14 डिफरेंट वेज इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज इन 3D स्पेस। मतलब जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो बना किसने सब देख लिया, तो 3D स्पेस में केवल 14। तो आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्पेस दैट इज बिलोंगिंग टू ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम, यानी देखो ध्यान से, 3 पैरामीटर थे साइड के और 3 पैरामीटर थे एंगल के, उसके बेसिस पे जब हम लोग क्रिस्टल सिस्टम को कैटेगराइज करते हैं तो टोटल कितने मिलते हैं, 7, है ना। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम पुट टुगेदर ओनली 14, these are known as ब्रेविस लैटिस। तो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है और उस 7 क्रिस्टल सिस्टम में, ठीक ना, 14 ब्रेविस लैटिस है। अच्छे से इसको याद रखे रहिएगा। और द ब्रेविस स्पेस लैटिस एसोसिएटेड विद क्रिस्टल सिस्टम आर, तो ये कई सारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अब उतना डायग्राम में बना के नहीं दिखा पाऊंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स रहेगा, ये पॉइंट लिखा रहेगा, ये आप अच्छे से उस पॉइंट पे कॉपी कर लेना। ये पूरा डेफिनेशन टाइप ऐसे लिखा रहेगा पॉइंट 2, और पूरा यहाँ पे आपका डायग्राम बना रहेगा। तो वो डायग्राम आप प्लीज ड्रॉ कर लीजिएगा, या आप उसको फोटो कॉपी करा के अपने नोट के साथ में रख लीजिएगा। उतना ज्यादा काम में नहीं है, जो काम में है वो मैं आपको अब डिटेल में अच्छे से बताने वाला हूँ। तो अब देखना ध्यान से, ये सब पढ़ने के बाद अब हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। ये सब सिर्फ ज्ञानवर्धक चीज थी है, ठीक ना, मतलब ये बस ज्ञान में रखे, दिमाग
चाहिए। क्या होता है, कहानी जो इस चैप्टर की है वो शुरू होगी अब, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो मेन पार्ट था वो ये, लेकिन ये मेन पार्ट पढ़ने के लिए ये पहले जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ये सब चीजों का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी था, इसीलिए ये इतनी चीजें हम लोग अच्छे से सीखें। तो अब देखना ध्यान से कि जब हमारे पास देखो 3 पैरामीटर है साइड के और 3 पैरामीटर है एंगल के, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पैरामीटर एंगल के और 3 पैरामीटर साइड के बेस पे हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम को, ठीक ना, बनाएंगे।